सत श्री अकाल जी सबको, गुड इवनिंग। पीछे से स्टार्ट करेंगे। राहुल सर, माइक देना। आज सर चाहते थे कि हम ये ड्यूल डायग्नोसिस पे बात करें, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम ये समझते हैं कि क्या हमें अपने पेशेंट की बीमारी के बारे में पता है, राइट? हाँ जी सर, क्यों आए थे हम यहाँ पे? ਬੇਟੇ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो, हमें पता है कि हॉस्पिटल में ठीक लोग जो बीमार है वो आते हैं। ये बताओ कि हम क्या हुआ था, इसे खुल के हम बात करें। दिमागी बीमारी थी, इसको नशा करने लग गया था। अब यहाँ जब के यहाँ आए हैं बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन अब लॉन्ग टाइम मिलता रहेगा, यहाँ आता रहेगा तो ठीक रहेगा। तो कितनी देर हो गई ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए? 4-5 महीने हो गए। कभी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई चीज आपके मन में आती है? कोई सवाल? कुछ नहीं। कोई बीमारी का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट प्रभाव इस पे पड़ा हो, इसके बिहेवियर्स पर? हाँ, पहले तो बिहेवियर आ गया हो? पहले तो गुस्सा गस्सा बहुत करता था, बहुत। Aggression, हाँ, बहुत अपना चीजें तोड़ी इसने, बहुत नुकसान किया। ठीक है। तो एडिक्शन के साथ साथ एग्रेशन का इतना लेवल बन गया, मतलब गुस्से का इतना लेवल बन गया कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड से एग्रेशन में चेंज हो गया। तो जो एग्रेशन है वो एक डिसऑर्डर है। पहले तो यहाँ से आने से बहुत भागता था, आता नहीं था। अब इसका इंटरेस्ट बन गया है खुद का ठीक होने का। अब ये खुद मुझको बोलता है चलो पापा वहाँ चले थे। ये फर्क पड़ा है। ठीक है। सो ड्यूल डायग्नोसिस मतलब कि कोई भी जब बीमारी डायग्नोस होती है, मान लीजिए निमोनिया हुआ है ना, अब ठंड भी लगेगी, बुखार भी आ सकता है, एपेटाइट भी खत्म हो सकता है ना, नींद में भी इश्यू हो जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये सारी चीजें मतलब डायग्नोस करेगा ना, असेस करेगा कि मुझे नींद को भी अब ट्रीट करना है, मुझे अब ये जो ठंड लग रही है इसको भी ट्रीट करना है, ये जो बुखार आ गया इसको भी ट्रीट करना है। यानी कि जब हम हॉस्पिटल में आते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके साथ साथ में और भी बीमारियां हो जाती है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म हमें एक दिमागी बीमारी रहे तो जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो ड्यूल मतलब दो तरह के डायग्नोसिस, और कई बार दो से ज्यादा भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको एडिक्शन भी है, ओसीडी भी है और साइकोसिस भी। ठीक है। पीछे तो ये बोलता था कि पापा आप रहो, आप क्या करने जाना है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको बोला कि मैं अपने लिए जाता हूँ वहाँ। वेरी गुड। मुझको भी बहुत कुछ सीखना है, मुझको भी बहुत कुछ सीखना क्यों है। तुम चाहते नहीं कि पापा अपने लिए कुछ करें? पापा को क्यों रोकना? दो जरा इसको जरा, क्या कह रहे हैं? नहीं, 1-2 दिन हुआ था, मैं फिर मम्मी के पास ही छोड़ आया था 1-2 दिन पापा को। क्यों? वैसे ही पहले इतना मतलब फर्क पड़ गया यहाँ पे आने का। पहले मैं दही भी लेने जाता था ना तो मेरे मगर आ जाते थे घर वाले, हमारा बेटा कहाँ चला गया है। अब इतना फर्क है, मेरे पास गाड़ी की चाबी होती है कार की, मैं जहाँ मर्जी आता जाता हूँ, मेरे पास जाती है। इतना समझ आया कि मैं अपने फादर साहब जो मेरे को आज़ादी दी है ना, उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। इतना मेरे को पता लग गया है। कोई भी बेटा अपने फादर की दी हुई आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। पर हम यहाँ पर बैठ के ये सीखते हैं कि उस बेटे को एक ऐसी बीमारी है कि जब उसका वो दिमाग को हाईजैक कर लेती है तो उसको फिर फादर नहीं दिखता। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के वो टूल्स इकट्ठे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही गल है मेरे ना हड्ड बीतियां सारियां गल्लां। वेरी गुड। ठीक है। हाँ जी मैम। anything whatever you want to ask, share, कुछ भी। सर एक्चुअल में अभी मेरे पेशेंट का डिनाइल नहीं टूटा। आप कब आए थे? कितनी देर हो गई? मेरे को 10 मंथ्स हो गए हैं। 10 मंथ्स हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो अभी वो डिनाइल में ही है। और क्या हम सब समझते हैं डिनाइल क्या होता है? डिनाइल में मतलब वो उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ अपनी जगह जो मैं कर रहा हूँ, और
सामने वाली की उसने बात नहीं सुनी, जस्ट बहुत सिंपल करेंगे कि अभी तक पेशेंट ने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया, अभी एक्सेप्टेंस तक नहीं उसको है, पूरी इंसाइट एक्सेप्टेंस नहीं आई नहीं है। हाँ जी, एक्सेप्टेंस नहीं। ठीक है, हर बीमारी में अगर हमारे पेशेंट को सिर दर्द हो तो वो कभी नहीं कहता नहीं नहीं मुझे सिर दर्द नहीं हो रहा है, पेट दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो एक्सेप्ट करता है हाँ मुझे ये बीमारी है। बट इसी बीमारी में पेशेंट कहता है मुझे हुआ ही क्या है, देयर इज आई एम नथिंग रॉन्ग विद मी, फाइन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हाँ, मी। तो इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका एक वन लाइन आंसर क्या है, डिनायल है और एक्सेप्टेंस नहीं आ हाँ, रही। यानी कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जिसने हमें लॉजिक देना है, जिसने हमें समझाना है, अभी भी पूरी इंसाइट नहीं आई। ठीक है, हाँ जी। आपके हस्बैंड कहाँ रह गए? वो वॉशरूम गए हमारे। आगे आके बैठो पहले तो आप, अभी सर भी आगे ही बोलेंगे, आगे आके बैठो, आप भी आ जाओ मैम, आगे उस साइड से आ जाओ बेशक। हाँ जी, कुछ भी। क्या बोलना मतलब? आपका फर्स्ट टास्क ये है, आपने अपने हस्बैंड और बेटे दोनों को रिकवरी में लाना है। तो आपका फर्स्ट टास्क है, आपको हर मीटिंग में बैठकर अपनी शेयरिंग करनी है, चाहे वो वन लाइन की है, चाहे वो कोई डाउट है, चाहे कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है। सो आज आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं, योर विश, बट आपका ट्रेनिंग स्टार्ट्स नाउ। सर आगे आइए। सो सबको ये रिक्वेस्ट है कि जब लाइव मीटिंग चल रही होती है तो हम यहाँ से बीच में से नहीं आएंगे, हम साइडों पे आकर बैठेंगे, ठीक है? हाँ जी, कुछ भी। कुछ नहीं, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए इस टाइम पे 2 पेशेंट्स को संभालना, और एक्चुअली अपने आप को भी, बिकॉज हम खुद भी एक पेशेंट ही हो चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से हमें डील करना है तो पहले किसको ठीक करना है? अपने आप को। ठीक है, तो जब हम एयरप्लेन में बैठते हैं तो हमें यही इंस्ट्रक्शन मिलती है कि पहले सेल्फ पे काम करना। अपनी पेटी बांधो, राइट, और वो जो ऑक्सीजन मास्क भी अगर गिरेगा तो अपने ऊपर लगाना, पहले ये नहीं कि दूसरे को लगा दिया और खुद वो हो गया। एक्चुअली हम यही करते हैं, लेकिन हम ये करते आए, करते आ ही रहे हैं। इतने सालों से हम यही चीज यही करते हैं करते कि हैं। मैं ये काश करूंगी तो मेरा मतलब बेटा या मेरा लव वन जो भी है, ही इज फाइन, वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, बीच में रख दीजिए। हाँ, नहीं, वेरी बट गुड ऐसा पॉइंट। होता नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इस चीज की नॉलेज ही नहीं होती कि इट इज अ डिजीज। बिल्कुल, ये चीज हमें यहाँ पे आके पता चलती हमारी तरफ से हम क्या कर रहे होते हैं? हम केयर केयर केयर, लव, एक्स्ट्रा केयर, उसकी जो बातें होती है उसकी एग्री कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है शायद ये ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से जो भी हमारे एफर्ट्स होते हैं हम लगाने की कोशिश, बट वो काम कुछ नहीं करते। वो आफ्टर ऑल फिर बाद में हमें छोटे छोटे डैमेजेस को हाँ हम जी। टेम्पररी सॉल्यूशन देते देते परमानेंट डैमेज कर लेते हैं। Yeah. Right. क्योंकि हमें एक्चुअल में हमारी भी एक्सेप्टेंस वो नहीं, एक्सपेक्टेंसी नहीं होती कि ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। हमें लगता भी है गलत कर रहा है, बट हम सोचते चलो बच्चे इस एज में करते होते हैं, या जो भी सब फ्रेंड्स मिलके कर उसका लेते क्या हैं। रीजन है? वो क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारे भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है। वही, हाँ, हम अपने जिससे भी लगन होता है उसे प्यार करते हैं, उसको हम तकलीफ में नहीं, हम उसकी हेल्प भी कर देते यानी हैं। कि अटैचमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडिक्शन, Yeah. क्योंकि वो असली बीमारी को देखने नहीं देती फिर। हाँ जी, बिल्कुल। गुड। हाँ जी, As I told you कि this is my first session, बेटा मेरा 15 साल का है और लास्ट 2 मंथ से बहुत एग्रेसिव हो रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई। हम उसको समझते हैं, उससे पूछते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हमने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। मेरा सिर पिचक रहा है, मेरा ये, मतलब उसको प्रॉब्लम ये है कि मेरी आपने केयर नहीं की है। बाकी बच्चों से मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अलग हूँ, मेरा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है सही नहीं है, जॉ लाइन ठीक नहीं है, और ही इज़ द हैंडसम बॉय, आप देखेंगे उसको। पर ये 2 महीने से मैंने कहा आपको किसी ने कुछ कहा है? किसी ने बोला है? कोई गर्ल है, किसी लड़की ने आपको बोल दिया है, या किसी ने बोला? आप मुझे शेयर करो।
ऐसा कुछ नहीं है, बस गुस्सा आ जाता है, बस यही बातें रिपीटेडली करता है ये। 2 महीने हो गए हैं, हमने इसको, आपने मुझे टाइम पे दिखाया नहीं, आपने मेरी केयर नहीं की बचपन से, मेरे दांत ऊंचे हैं, मेरे हाथ लंबे हैं मेरे शरीर से, मैं लंबा क्यों हो गया इतनी जल्दी बड़ा क्यों हो गया, मेरी दाढ़ी मूछ क्यों आ गई इतनी जल्दी। तो अब इस चीज़ का मतलब, हम कहते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में। 15 इयर्स है बेटे आपका, होगा, टाइम लगेगा, ठीक हो जाओगे, ग्रोइंग स्टेज है, बट ही कांट अंडरस्टैंड। अब इसी वजह से जब अब मैं बोलती हूँ, चुप रह जाती हूँ किसी टाइम पे, इट्स ओके, अच्छा आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इसका क्या हल है? well, हम डॉक्टर के चलते हैं, डॉक्टर के दिखाते हैं, वही बता सकते हैं बेटा, हम तो जितना हमें समझ है हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता। मतलब हम बोलते हैं तो रिएक्शन आता है, चुप रहती हूँ चुप रहते हैं तो तब भी रिएक्शन आता है। रिएक्शन है। बट आपने अपनी सारी बातों में जवाब भी दे दिया है। आपने जब एक लाइन करी, बेटा यू कैन नॉट हाँ अंडरस्टैंड, जी, ठीक है। सो इसी के पीछे सारी बात है, इसी लाइन में सारी बात है। कौन नहीं समझ सकता जिसकी समझ काम नहीं करती, अब कौन वो नहीं समझ सकता जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी जो उसको मैसेजेस देता है, जो आपके बच्चे की बॉडी का जो पार्ट है, ब्रेन का हाँ पार्ट है, जी। जो उसको मैसेज देता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, और राइट। मैम इतना लॉजिकली इतना सही वो कर देता है कि दूसरा चुप हो जाता है। तो आप टीचर एज मदर क्या महसूस कर रहे हो? चलो आप यही शेयर करो। मैम, इस टाइम पे मुझे यही लग रहा है कि बच्चा ठीक हो जाए, पूरी कोशिश तो मेरी यही है। ये ट्विंस हैं, दूसरा बेटा वो समझता है, उसको लगता है कि मदर मेरी केयर उसको कर रही है ज्यादा, मेरे को आपने केयर नहीं किया। तो एक माँ क्या फील कर रही है? मेरे लिए तो मैम दोनों बच्चे बराबर है, पेन हो रहा है आपको बहुत? बहुत। ही इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और इस टाइम पे मुझे यही सुनने में मिल रहा है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे को ध्यान नहीं है। मतलब जो बच्चा 40/40 ला रहा है और इस टाइम पे 3rd टर्म में आता हुआ फेल हो गया वो मैथ्स में, तो मेरा रिएक्शन मतलब हम बर्स्ट हो गए भी, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो कंपेयर करता है छोटे बेटे से, तो हमारा तो कंपैरिजन ऐसा कुछ नहीं कि बेटा हम तो नहीं कंपेयर कर रहे, यू आर द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो अलग है, हर एक का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है। आप तो उसको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है बेटा। जो इनका बच्चा कर रहा है, हम अपने जो रिकवरी में है, स्पेशली मदर्स हैं या वाइफ्स हैं, क्या इनको इतना सारा कुछ समझाना चाहिए अभी अपने बच्चे को? इतना लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये सब देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आती। अभी हम जो कर रहे हैं, हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है, ठीक तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जब वो हमें ब्लेम करता है तो हमें गिल्ट महसूस होता है, तो अपने गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसे इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओके, तो अभी ये सब चीजें वर्क नहीं करेंगी। आप कुछ कहना चाह रहे ठीक। एक्चुअल में जो ये चीज है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं जब हम उसको, ये एक्चुअल में कोई बचपन में या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है जो बच्चे लोग अपने जैसे अब हम अपनी दिमाग में लेकर मीटिंग सुनते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज जैसे आप ट्विंस कह रहे हैं ना, तो वो उस बच्चे ने कहीं वो चीज फील की होगी जो उसको आज परेशान कर रही है। ये चीज हमने भी नहीं फील की थी कि ऐसा होता है, बट अब जैसे हम बैठे सबकी बातें सुनते हैं कि ये चीज डॉक्टर साहब या आप लोग जैसे बताते हैं, तो अब हमें फील होता है वाकई में ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो इस वजह से आज ये बच्चे यहाँ क्या पर आपने आए। कभी ऐसी बात सुनी है कि एक पेशेंट हड्डियों वाले डॉक्टर के पास गया और उसे बहुत दर्द हो रही थी, और डॉक्टर ने पूछा क्या कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, क्या तुम कभी बचपन में गिरे थे, राइट? पूछते हैं ना ऐसे डॉक्टर्स कि यहाँ पे ये जो पेन है, ये जो हो रही है इस जगह पे, क्या तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ था? सो सिमिलरली जो हमारा कल भी यही टॉपिक था कि आज जो सिचुएशन है वो 2 महीने में नहीं बनी, ठीक है। बचपन से ही कुछ चीजें हमारे बच्चे के अंदर चलती आ रही होती हैं, जेनेटिकली, एनवायरमेंट वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज, ठीक है। तो एक कोई स्ट्रेसर आता है, कोई ट्रिगर आता है और वो चीज बाहर निकल जाती है।
जैसे डॉक्टर साहब जो आप बताते इट्स प्रोग्रेसिव, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को जजमेंट नहीं कर पाते, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करती है, वो बढ़ती जाती है, वो फिर हमें बाद में पता चलती है कि ये चीज़ ये प्रॉब्लम है। सो 10 मंथ्स में आपका एक्सेप्टेंस कितनी देर बाद आया? सच्ची सच्ची ग्रेसफुल हाँ, मुझे तो एक्सेप्टेंस जब मैंने यहाँ पे मीटिंग सुननी शुरू की, क्योंकि एक्चुअल में पहले मैं नहीं आती थी। जब मैंने मीटिंग से पहले भी सुनी हुई थी, मैं हर मीटिंग जाती थी, बट जैसे जैसे मैंने मीटिंग सुनी तब मुझे एक्सेप्ट वो चीज़ आई, उससे पहले नहीं थी। पहले मैं समझती थी कि पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सो आपने कहा कि मेरे बेटे का डिनायल अभी भी नहीं टूट रहा। सो हाँ जी। 10 मंथ्स में हम ट्रीटमेंट में आए हैं। हाँ जी। आपका, आपकी डॉटर इन लॉ का, आपके हस्बैंड का डिनायल भी काफी देर बाद जाकर टूटा। तो अभी अभी हम आइडेंटिफाइड नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ हाँ कि अगर हम पेशेंट नहीं है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, तो हाँ हमारा पेशेंट तो फिर पेशेंट है, या उसका तो वही जो टूल है अभी ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए उसके डिनायल को टूटने में थोड़ा टाइम लग और time। हाँ जी। और सबका फिर अपना अपना भी इंडिविजुअल भी होता है। एक्चुअल में वो वेरी गुड शेयरिंग। बट इट इज, मैं कई बारी कई चीज नोटिस करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मेरे हस्बैंड की नेचर थी सेम आइडेंटिकली मेरे बच्चे में भी है। मैं बहुत चीजों में अब कंपैरिजन करती हूँ। हेंस प्रूव जीन्स। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा मेरे हस्बैंड की भी जो पहले नेचर थी वो अब इसमें मुझे नजर आ रही है। जो जो इसको एक्सेप्टेंस नहीं आती, मेरे हस्बैंड में भी नहीं आती थी इतनी जल्दी, अब आनी शुरू हुई है उनमें। पहले उनमें भी नहीं आती, वो सोचते थे जो मैं कर रहा हूँ फाइन, वो ठीक है। तो मतलब हम एवरी डे यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि जब WHO जो साइंस है वो रोज यहाँ बैठ के प्रूव होती है। अच्छा फादर में भी है, ये तो बेटे में भी दिख रहा है। अच्छा अब प्रोग्राम फैमिली डिजीज है तो फैमिली ठीक होती है, तो अच्छा फादर भी ठीक हो रहा है। सो एवरी डे यहाँ पर बैठ के प्रूव होता है, उसी को साइंस बोलते हैं ना, हम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं। वेरी नाइस मैम, गुड शेयरिंग। आप बेटा ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपको पता है डेंगू में क्या होता है? डेंगू भी बोलते हैं, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स। आई डोंट नो मैम। किसी भी बीमारी में जैसे HB कम हो गया, प्लेटलेट्स गिर गए, मान लिए कि थाउजेंड्स में प्लेटलेट्स गिर गए, तो क्या वो एक दिन में वापस आ जाएंगे? नो मैम, उसको टाइम तो लगेगा। इस टाइम आपकी मम्मी का क्या सिचुएशन है कि हमारी जो ब्रेन है ना उसकी गाड़ी एक स्पीड पे चल रही होती है, केमिकल का फ्लो एक स्पीड पे चल रहा होता है, ठीक है। अभी अगर 50 किलोमीटर पे वो केमिकल अगर चलता है, अभी आपके मम्मी का कम से कम 500 पे पहुंचा हुआ है, तो ठीक है। तो दवाइयों से उन केमिकल्स को हम कम कर रहे हैं डॉक्टर, ठीक है, Yes, ma'am. दवाइयों की मदद से। तो जब वो कम हो जाएगा, जब वो एक एवरेज रेंज में आ जाएगा, तो नींद भी आने लगेगी। तो अभी दिमाग भाग रहा है, मम्मी थक रही है, शरीर थक रहा है, मगर सोचे नहीं रुक रही। यस मैम। सो शी इज नॉट एबल टू स्लीप। और उनको मतलब उनको इस तरह का अभी स्टेट है उनका, जो मैं आपके साथ पर्सनली बैठ के आपको बताऊंगी Yes, कि ma'am. अब वो इतना ज्यादा इफेक्ट हो चुका है, ठीक है, कि उनको अभी नॉर्मल में आने में टाइम लगेगा। जब वो आएगा, डोपामिन रश कम होएगा, तो वो सोने लग जाएंगे। नहीं तो हमारा पेशेंट चलता रहता है, बैठ नहीं पा रहा है ना। यस इस स्टेट को एकाइथीसिया। हाँ नितिन भी और आयुष भी। पास करते हैं। तो हमारे दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग इस फील्ड के, इनको ये है। तो आपके मम्मी 10 दिन नहीं सोए थे, तो ये मेरे हस्बैंड, पहले मैं नीचे से शुरू करती हूँ फिर सीनियर पे आती हूँ। मेरे हस्बैंड DMC में 17 डेज नहीं सोए थे। 17 डेज। और 17 डेज में क्या हुआ कि क्या होता था, कैसे बैठते थे तो ऐसे, है ना, चल रहे हैं तो ऐसे, मतलब, और थके पड़े हैं, आंखें बंद हो रही हैं, बट ही इज नॉट एबल टू स्लीप। और मैं बार बार भाग के ना
नर्सेस के पास जा रही हूँ, सेडेशन दे दो, नींद की दवाई दे दो, सोने की। तो लास्ट जब मैं जाती थी वो बोलते थे अब इससे ज्यादा हम पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये एक स्टेट होता है अकाइथीसिया, इसको कहते हैं एक्थीसिया, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी थकती है, आपके थॉट्स नहीं थकते, आपका ब्रेन केमिकल रश हो रहा होता है, यू नॉट एबल टू स्लीप। तो उससे हम सीनियर पे आते हैं, तो ये कम से कम 2.5 महीने, है ना, 8 महीने। नहीं वो तो है 8 months, मतलब जो प्रॉपर है ये 2.5 महीने सोते नहीं थे, ये नींद में भी चलते थे, मतलब he never used to sleep, he was used to sleep walking. So this is normal, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. It is sometimes effect of medication also, और sometimes जो उनका इतना prolong चल रही है ना बीमारी, जो Yes, अभी ma'am. तक कंट्रोल में नहीं आ पा रही, तो ये प्रोग्रेस कर चुकी है. ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੋਟਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਲੀਪਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਟਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। तो दिल क्या करता है, दिल को आप टच करो तो बीट करता है ना, जी। तो दिमाग क्या करता है, सोचता तो जब सोचता। दिमाग तेज हो जाएगा तो सोचे तेज हो जाएंगे, जी यस मैम। ठीक है। मतलब हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक जवाब है, क्योंकि हम ब्रेन को शरीर नहीं लेते तो हम अलग अलग चीजें सोचते हैं, उसकी वजह से हो गया होगा, ये हो गया होगा, ये अब शारीरिक बीमारी है। केमिकल का फ्लो इतना तेज है कि उनको एक के बाद सोच आई जा रही है, और वो इतनी सोच आ रही है, गाड़ी बनी है 50 की स्पीड के लिए, 500 पे चल रही है, तो वो पर्सन को भी क्रेजी कर रही है, चिड़चिड़ा बना रही है ना? जी। That is मैम इवनिंग में ना जब सो के उठे थे तो जैसे होता है ना थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ तो वो रिपीट कर रहे थे, मतलब क्या वजह है, मतलब जैसे किसी के मेहमान का घर आ जाना, मतलब समय से ज़्यादा स्टे करना, कुछ होता है ना आके मेहमान होते सारा घर, क्योंकि आपको बताया इनका मतलब वो है खेती बाड़ी का काम है, तो काम करते आते से जैसे बहुत सारा काम बिखरा पड़ा होना, तो वो चीज़ें भी चलनी जहाँ। खिचड़ी बनी हुई है हाँ जी। केमिकल्स की उनके हाँ दिमाग जी, में, तो इस बहुत टाइम चीज़ें। सब कुछ घूम रहा है। हाँ जी, तो वही चीज़ें ना कल आज रिपीट कर रहे थे, मतलब इनकी वजह से बीमार हुई हैं मैं, मतलब ये आके जब मेरे घर हम पे। कार ड्राइव कर रहे होते हैं, कार में बैठे होते हैं, तो कार जब एक नॉर्मल स्पीड पे चलती है तो आसपास हमें सारी चीजें क्लियरली दिखती हैं, पेड़ भी, पर्सन भी, जो भी है, और उसी कार को आप बहुत तेज कर दो तो सब धुंधला 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 होता जाता है, हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह से पर्सन की क्लैरिटी खत्म हो जाती है, उसको समझ नहीं आता। सो इट इज ऑल केमिकल डिसऑर्डर इन योर मदर्स ब्रेन, है ना। तो केमिकल ऊपर नीचे होते हैं तो उनका मूड भी ऊपर नीचे होता हाँ है, जी। ठीक है। तो इस टाइम वो बिल्कुल क्लाउडेड स्टेट में है, इस टाइम उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बट यस अब जब वो अपनी पूरी नींद लेंगी ना और हाँ जब जी। उठेंगी तो आपको लगेगा कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जो डॉक्टर को किया है, हाँ ये तो शेयर करेंगे फिर, चलो मैंने सब करो शेयर, वेरी गुड। हाँ आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ सकते हो। नहीं मैं यहीं पे कर ये तो पकड़ लो। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ। ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਥਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ- ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚ ਵੀ, सो थैंक यू मैम। तो आप सोचो कि जो पेशेंट है वो नहीं सोया तो उसके साथ मैं भी नहीं सोई, तो पेशेंट को तो आ गई प्रॉपर। फिर जब फर्स्ट 17 डेज बाद जब मेरे हस्बैंड सोए तो कम से कम 18 घंटे सोए, तो जब वो 18 घंटे सोकर उठे तो ऐसा हुआ कि जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब उनका पूरा वॉच ही हो गया कि क्या हुआ था, कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, क्या हुआ 17 दिन, यू नो नथिंग। सो ऐसी चीजें होती हैं। So this is
बॉडी। सपने के जैसे छूट गया कभी। हाँ जी हाँ जी, नहीं आप खड़े नहीं होना, आपने बैठ जाओ। अच्छा खड़े हो, माइक दे दो इनको। पास कर दो। जब मेरा बीमार हुआ था तो मैं गई वहां पर, मैं अंदर थी, वो बहुत जल रहा था और सो ही नहीं रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर मेरी बेटी ने मुझे समझाया, मम्मी ये हो जाएगा ठीक, और वो हो गया। तो ऐसे ऐसे टाइम पास होंगे आपके भी, आप दिल बड़ा रखो और सब ठीक हो जाएगा। हो गया फिर बताओ, कितने टाइम नहीं सोए आप? 3 दिन नहीं सोए थे ना, बताओ। देखो जब हम ये सुनते हैं 6 डेज नहीं सोए, 2.5 महीने नहीं सोए, तो अब आपको एक होप मिलता है ना कि हाँ जी। सो दैट मीन्स हम सबके बीमारी के सिम्टम कॉमन है, हम बीमार हैं, सेम बीमारी से हैं, ठीक है। सो अब इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा, सबसे पहली चीज जो आती है, जब हम इतने उम्मीद हमारी खत्म हुई होती है तो हमें एक उम्मीद मिलती है कि अच्छा ये सिर्फ मेरी मम्मी के साथ नहीं हो रहा, ये एक बीमारी है और उसका ये सिम्टम है और ट्रीटमेंट है और हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस कि सबने शेयर किया। मुझे मेडिसिन की नॉलेज थी, मैं प्रैक्टिकल लेती थी एमडी 0.5 वाली ना, तो उससे भी नींद नहीं आती। तो अनदर थिंग इज व्हाट इज आवर टेक होम, कि अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना, गूगल आंटी या गूगल अंकल से ढूंढ के कोई दवाई नहीं खानी, या आप नर्स हो तब भी, इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, डॉक्टर का डिफिकल्ट है बहुत इलाज करना और ठीक होना, क्योंकि डॉक्टर खुद ही अपना डॉक्टर बना होता है, राइट। सही कहा आपने। So that is the thing. तो और कोई किसी का फेज, यस हरप्रीत, यू वांट टू शेयर समथिंग? क्यों आज बोल रहे हैं तुम हरप्रीत हो? मैंने हरप्रीत से पूछा कुछ भी ऐसा कभी आपके साथ हुआ, नींद नहीं आ रही, दिमाग चली जा रहे हैं, एक्टिविटी इतने घंटे में काम कर रहा हूँ? हाँ जी मैम, होता है, बताओ। तब गोली लेनी पड़ती है। पहले होता था, क्या हाँ जी। होता था, क्या महसूस होता था? मैम थॉट्स से बार बार रिपीट होते रहते थे। फिर उसके बाद टेंशन भी हो जाती है दिमाग पे, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और बस। मतलब फिजिकल और साइकोलॉजिकली। और अगले दिन फिर आपको एनर्जी लेस महसूस- होता है, नींद ना आए अगले दिन एनर्जी लेस जब होता है। दिमाग इतना थक गया तो अगले दिन तक तो एनर्जी रहेगी नहीं बिल्कुल। हाँ जी। So this happens. तनव, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं? मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक डायग्नोसिस नहीं होता, अनडायग्नोज्ड जाता है आपकी बीमारी, तब तक कोई फर्क नहीं फील होता आपको, आपको मूड का ऊपर और नीचे का फर्क नहीं फील होता। एक बार डायग्नोज होता है तब आप नॉर्मल पे आते हो, एक थोड़ा नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हो। डायग्नोज करके जब ट्रीटमेंट शुरू हाँ, जब 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 तक डायग्नोज नहीं होता तब तक आप या तो बहुत ऊपर होते हो या बहुत नीचे और होते हो, patient को नहीं कुछ फील आपको नॉर्मल नहीं पता क्या होता है। मेरे को नॉर्मल पता चला जब मैं अपना रिहैब में गया, और रिहैब में मेरे को 1.5 महीना हुआ, फिर मेरे को समझ आया मेरा नॉर्मल क्या है। फिर अब मैं बता पा रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल ऊपर कब होता है, नीचे कब होता है। और मेरे को कोई फेज नहीं आया जब से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट के बाद नहीं आया, बट यू डिडंट यूज टू स्लीप फॉर सम टाइम 3 days। हाँ, और 3 साल हो गए ट्रीटमेंट को मेरे, और बस कभी कभी ऐसा होता है कि एक रात नींद नहीं आई मेरे को, लेकिन अगले दिन आ जाती है। वरना मैं काफी जागता रहता था, और ये 2 घंटे सोता था, 2 घंटे 3 घंटे, खाना कम खाता था। तो डायग्नोज हो जाने के बाद आपकी बीमारी अच्छी हो जाती है। हम नींद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात एक्चुअली आप लेट हाँ, आए, हम हाँ। बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने शेयरिंग करी कि इनकी मदर थोड़ा मैनियक एकथीसिया स्टेट में आए हैं, कि उनको नींद नहीं आ रही, चली जा रहे हैं।
तो काफी सारों ने शेयर किया कि ऐसे होता है, सो यू ऑल्सो मेरा भी, क्योंकि मेरी नींद से बिल्कुल पहले बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक एग्जैक्टली पता है इस टाइम से मेरी नींद खराब होने लग गई है। मेरा थ्रू आउट लाइफ आई नेवर हैड एनी इश्यूज विद माई स्लीप, वेदर आफ्टर किड्स ऑल्सो एंड एवरीथिंग। पढ़ाई के दौरान भी, जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमें नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, हाथ पौना ही, वो कभी नहीं इशू रहा। तो मेरा जब इशू शुरू हुआ था, जब मेरे घर में थोड़ा, जैसे मेरी मदर की डेथ के बाद में वही एक फैमिली टर्मोइल शुरू होता है, उस फैमिली टर्मोइल के दौरान मेरे बच्चे का भी टर्मोइल चल रहा था, जो पार्शली हमें पता था, पार्शली हमें नहीं पता था। जैसे कैसे तो वो दौरान चला, और वो फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि वो स्नोबॉल इफेक्ट आता है ना, चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो गई एक के बाद एक। और फिर ये बाद में, मतलब मम्मी के जाने के बाद फादर बेड रिडन, वो मेरे पास में बच्चों का चल रहा है, एक बच्चा बाहर गया, दूसरे का भी आ गया। तो मैंने, और वो चीज़ उसने मतलब आई कैन स्टिल रिलेट टू दैट, क्योंकि आज जो मैं रिलीफ में जब मैं सोती हूँ ना, तो इतना मुझे सुबह उठ के इतना ग्रैटिट्यूड होता है, आप मान नहीं सकते हो कि मैं आज सुबह कितने आराम से उठी हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं कितने आराम से उठी हूँ। हाँ, और वो मुझे वो चीज़ अभी भी याद है, ऐसा नहीं है, और बीच में कभी होती है तो मुझे अभी भी याद है कि कैसे रात को उठ के मुझे याद है 2:30 बजे 3 बजे एक रेगुलर हो गया था मेरी जाग खुलनी, और फिर उसके बाद में स्ट्रगलिंग विद द स्लीप। और कभी कभी आपको होता है ना, जो आपको होता है कि पार्ट करेंगे अपना तो ठीक होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, फिर वही रुमिनेशन वाला, घबराहट शुरू हो गई, पल्पिटेशंस, even pasine aane, all these things were. And the worst part is I never asked for help. I came for help only after my son came over. So another take home is that we have to ask for help, which is important. तो आज हाँ करना बोलो, then we'll go back to today's topic. एक छोटी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मेरा डायग्नोसिस गलत हुआ था, जब मेरा अलग कोई दूसरा डायग्नोसिस हुआ था जो सही नहीं था, तब दवाई लेने से कोई हेल्प नहीं हो रही थी। मैं उल्टा एक स्टूपर की स्टेट में चले जाता था, जहाँ पे हैवी लगता था, मेरा सर हैवी लगता था मेरे को, और नींद ऐसे लग रहा था आने वाली है लेकिन कभी आती नहीं थी। तो दवाई सही होनी चाहिए डायग्नोसिस के हिसाब से, Diagnosis खुद नहीं लेनी चाहिए दवाई। तो जितनी आज शेयरिंग हुई, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हर चीज को एक शारीरिक बीमारी की तौर पे देखेंगे कि अभी आपकी मम्मी क्यों नहीं सो पा रहे, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रश, है ना। तो हर चीज को एक बीमारी के दायरे में देखेंगे, और इस दायरे में देखेंगे कि ये ब्रेन का हॉस्पिटल है, हम जिस मर्जी कारण से आए हो, ठीक है। और जैसे बाकी बीमारियों में होता है कि अगर निमोनिया है या टीबी है या कुछ है, तो साथ में बुखार भी आ गया, साथ में पेट भी खराब हो गया, तो इसी तरह अगर हम एक दिमागी बीमारी के साथ भी आते हैं, तो वो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जब हो जाती है या प्रोग्रेसिव हो जाती है, तो उसके साथ और भी दिमागी बीमारी या बीमारियां आ सकती हैं, जिसको हम ड्यूल डायग्नोसिस बोलते हैं या कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। और कई बार सिर्फ दिमागी नहीं, आपका लिवर भी अफेक्टेड हो जाता है, किडनी भी अफेक्टेड हो जाता है, आपको डायबिटीज भी होता है, थायराइड भी होता है। तो सर आज शेयर करेंगे कि ड्यूल डायग्नोसिस मोस्टली जो यहाँ पर मतलब ट्रीट होता है, क्योंकि हमें नहीं समझ आता, हमारे दिमाग में नशा फिक्स होता है या सिर्फ गुस्सा फिक्स होता है, बट अ डॉक्टर नोज कि वो किस चीज को ट्रीट कर रहा है।